नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पूर्वा सिंह। वक्फ कानून पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद से कानून बनने के बाद भी हंगामा बरपा हुआ है। वक्फ एक्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ ही लड़ाई सड़कों पर भी अब आ चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। नमाजियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा की है, जिसके बाद नमाजियों ने देश भर में प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में सवाल तो बनता है, वक्फ पर रार क्यों, कानून पर तकरार क्यों? जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून को लेकर शहर शहर हंगामा हो रहा है। लखनऊ में शिया समुदाय ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान आतंकी हिजबुल्लाह और हमास के पोस्टर भी लहराए गए हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी लगे हाथों कर दिया। कानपुर में भी कानून के विरोध में पोस्टर दिखाए गए हैं। एक नमाजी ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में खुद के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने का भी प्रयास किया है। इधर आक्रोश की आग हिंसा की चिंगारी बनने के लिए सुलग रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस चिंगारी में सियासी बयानबाजी से आग लगाने की कोशिश भी की जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को नफरत की सियासत करने वाला बताया है। विपक्ष के आरोपों का बचाव करने के लिए जगदंबिका पाल सामने आए और विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने और मुसलमानों के अपमान का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संविधान की दुहाई, कानून पर क्यों है लड़ाई? संविधान की राह कौन कर रहा गुमराह? आखिर मुस्लिम पक्ष को कानून पर भरोसा क्यों नहीं है? वक्फ की लड़ाई हिजबुल्लाह पर क्यों आई? कानून पर संग्राम, क्या हिंसा से लगेगी लगाम? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लगातार आ रही प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, सुनाते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। चाहता हूँ जिस सदस्य ओवैसी से लेके इमरान को 6 महीने मैंने 38 बैठकें की, 284 डेलीगेशन मिला। कौन सा डेलीगेशन है जिससे 3-3 घंटे नहीं बात किया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। ऑल इंडिया जमायत उलमा मुस्लिम तंजीम नहीं थी, जकात फाउंडेशन नहीं थी, पसमानदा समाज नहीं थी। मैं कितना नाम गिनाऊं? सारे डेलीगेशन को उन बैठकों में बुलाए, 3-3 घंटे सुना है। वक्त से हटा दी गई है। करबला तार कटोरा वो वक्त से हटा दी गई है। इस तरह बहुत सी इमारतें जो पुरातत्व विभाग में है, जो एएसआई में है, जो इसमें है आसार कदीमा जो कह रहा था, उसको सब हटा दी गई है। ये कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज्यादती जो हमारे साथ की जा रही है। क्या वो शियों के अंडर में नहीं रहेंगी, वो हुकूमत के कब्जे में चली जाएंगी। हुकूमत वहाँ का देख रेख करेगी, वहाँ उसको संचालित करेगी। पर दरगाह हज़रत अब्बास को हुकूमत देखेगी। अब शिया वहाँ का कोई अमला दखला नहीं होगा उनमें। तो इससे बड़ा जुल्म और सितम क्या हो सकता है कि और कहा जा रहा है कि हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हम तो उसकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सब तुम हमारी सारी चीज छीने ले रहे हो, हमारा घर छीन लो, हमें सड़क पे बिठा दो और कहो कि हम घर की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं तुम्हारी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन ली आपने, अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। सपा का पक्ष रखेंगे मेजर आशीष चतुर्वेदी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश मौर्य, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपको। और शहाबुद्दीन रिजवी, अध्यक्ष AIMJ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज पंडित जी, सबसे पहले आपसे ही सवालों की शुरुआत। लगातार वक्फ कानून को लेकर सड़कों पर विरोध हो रहा है। आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और फिर लोग सड़कों पर उतर आते हैं, फिर इस तरह से प्रदर्शन होता है, विरोध होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बदलाव की राजनीति करती है। बदलाव की राजनीति जब होती है तो कहीं ना कहीं आपके जो काम आपने किया है उससे ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो।
तो अगर कुछ लोग संतुष्ट नहीं है तो ये लोकतंत्र है, और यहाँ हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि आप धरना करें, प्रदर्शन करें, पर कानून के दायरे में रहकर करें। आप ये देखिए, संसद का काम है कानून बनाना, और कानून बनाया, उस कानून का अभी तक ये लोग मिसयूज कर रहे थे। जहां पर चाहे वहां उंगली जिधर घुमा दी उधर वक्फ की जमीन, ना आप केस लड़ सकते हैं, ना किसी अदालत में पेश कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो अगर उसमें संशोधन हुआ तो पेट में दर्द क्यों? और सरकार के लिए तो जनता। मनोज जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, इंजीनियर अली आरिफ साहब, प्रवक्ता मुस्लिम लीग के हैं। आरिफ जी, बहुत स्वागत है आपका। सवालों की शुरुआत मनोज जी से हुई है मेरी। मनोज जी, जवाब दीजिए आप, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगी मैं। देखिए, ये संशोधन जो है, ये संशोधन बहुत जरूरी था। इस संशोधन में आप ये देखिए कि अगर ये संशोधन नहीं किया जाता तो इतनी बड़ी जमीन, आप रेलवे बोर्ड से ज्यादा, आर्मी से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास थी, और वक्फ बोर्ड जहां चाहे, जिधर चाहे, जिस भी जमीन पर हाथ रखता था, और वो जमीन इनकी। तो ये कैसा बोर्ड है, कैसी चीजें हैं? तो कहीं ना कहीं चीजों को सुधारने के लिए तो आपको चीजें लानी पड़ेंगी ना। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पा रही है, सरकार मुस्लिम समुदाय को कन्विंस नहीं कर पा रही है। आखिर प्रदर्शन हो क्यों रहा है? इन चीजों को कब रोका जाएगा, कब लगाम लगेगी? देखिए, आप ये बताइए, किसी के प्रदर्शन करने का अधिकार तो आप नहीं छीन सकते ना, ये लोकतंत्र है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप प्रदर्शन कीजिए, पर शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसा नहीं है कि खून की नदी बहा देंगे और ये कर देंगे, ऐसा नहीं। आप प्रदर्शन कीजिए, किसने मना किया? पर लेकिन हमारा सरकार का काम है, जैसे बाप का काम होता है बच्चों को सही तरीके से चलाना, सरकार की नजर में सब एक है। आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर जब बच्चा छोटा होता है और उसके फादर उनको बोलते हैं भाई पढ़िए, वो कहते हैं क्या पता नहीं, रोज एक बात सुना देते हैं पढ़िए। पर जब उम्र निकल जाती है तब पता चलता है कि नहीं, हमारे पिताजी सही कहते थे, हमें पढ़ना चाहिए था। तो कानून में संशोधन की जरूरत थी। आपने इतनी बड़ी जमीनें, आपने वक्फ के नाम पर, चीजों के नाम पर आपने कब्जा की थी, घेरा था, और उसका लाभ सबको नहीं मिल रहा था। उसका लाभ चंद लोग ही उसका लाभ ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसका लाभ हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा हो और चीजों कर रहा हो। और संशोधन किया है, ठीक है, आप ये कानून है, और इस कानून के तहत जो चीजें हैं वो मानी जाएंगी। तो आपको नहीं समझ में आता, आप आइए, आप देखिए, इसके लिए पिछले इतने दिनों से मीटिंगें चल रही थी, सारे मुस्लिम धर्म गुरुज को बुलाया गया, उनका पक्ष रखा गया, और सारी चीजें। मुझे लगता है देश के इतिहास में दूसरी बार 14 घंटे लगातार संसद चली, सारी बहस हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद कानून पास हुआ। पर लेकिन फिर भी आपने जो है विरोध कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ये इनको भी नहीं पता, क्यों विरोध कर रहे हैं हम, तो करना है विरोध बस खाली सरकार का। चलिए, ठीक है मनोज जी, लौटूंगे आपके पास। आशीष जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब भी 1995 में वक्फ एक्ट पास हुआ, जिसमें बोर्ड को बेतहाशा शक्तियां दे दी गई। लेकिन उसके बाद भी सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, लेकिन उसके बावजूद भी कभी चूं तक की आवाज नहीं आई। और अब जब लोग सड़कों पर आ गए हैं तब आप जाग रहे हैं। देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये कानून लाए किस लिए। इनका ये कहना है कि बहुत सी अनियमितताएं थी, वक्फ बोर्ड ने बहुत सी ऐसी जमीनें थी जो उसकी नहीं थी, उनको अपने दायरे में लिया हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल नैरेटिव है। अब मैं इनकी याददाश्त को थोड़ा ताजा करना चाहूंगा। सन 2020 में लोकसभा में एक जेपीसी बनी थी इसको लेकर के, और आपको जान के और बाकी सब लोगों को जान के हैरानी होगी कि इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि 99% जो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उनका डिजिटाइजेशन हो चुका है। यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, और जिसपे उस टाइम पे नकवी साहब जो थे, मिनिस्टर थे, उनका बयान कुछ दिन बाद आया था। जब जेपीसी की फाइंडिंग्स पूरी होती हैं तो उन्होंने कहा 100% वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका डिजिटाइजेशन हो चुका है।
तो जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है आज से 5 साल पहले कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनका डिजिटाइजेशन हो चुका है, यानी उनके सारे कागज जो हैं वो आपने वेरीफाई करके जो भी पोर्टल है उस पे अपलोड कर दिए हैं और इसका हलफनामा आप देश की सर्वोच्च न्यायालय को दे रहे हैं, तो 5 साल बाद आप केवल फसाद कराने के लिए एक मंशा से आप एक कानून लेकर के आ रहे हैं। अब आपको लेकिन छुपाना आशीष साहब आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी तो वक्फ एक्ट की कई ऐसी जो धाराएं हैं जिन्हें अनुच्छेद 14 के खिलाफ बता चुकी है, लेकिन फिर भी आप उसको सपोर्ट करते रहे। सुप्रीम कोर्ट तो अभी ये भी कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही वो है ना। लेकिन आप और बाकी जितने भाजपा के प्रवक्ता है वो तो कहेंगे नहीं कि बहुत जीरो टॉलरेंस चल रहा है, तो मान लेंगे हम जीरो टॉलरेंस चल रहा है जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू पे बात कह रहा था कि जो जमीन है इनकी, फिर मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि इनकी सरकार में 2022 में विदेश राज्य मंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर हमारे देश की जमीन चाइना ने कब्जा की हुई है, उस पे इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। ऐसे मुंह फेर लिया है जैसे देश की जमीन से कोई मतलब ही नहीं है। देश के सैनिक जो लड़के मर के कुर्बानियों से इस देश की रक्षा कर रहे हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं, भारत मां की जमीन का कोई मोल नहीं। आप वक्त पे तो कानून ले आए। अरे भाई साहब, जो देश की जमीन चाइना ने कब्जा की है उसके लिए आपकी सरकार का क्या रुख है? मोदी जी सिर्फ एक बयान दे देते हैं कि हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जो देश की जमीन कब्जा ली दूसरे देश ने, तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इतनी कमजोर है आपकी सरकार, तो रिजाइन कर दीजिए। देश की सेना उसको वापस लेने में सक्षम है, लेकिन आप लोगों को मोदी केयर फंड में चाइना के बैंक ऑफ चाइना से फंडिंग चाहिए। ये जब सीएजी ने ऑडिट करने की बात की तो आपके मोदी जी ने अपना फंड ही किनारे कर लिया कि नहीं मेरे और इसकी फंड की ऑडिट नहीं होगी। ये सब ठीक है आशीष साहब, अभी हम वक्त पर चर्चा कर रहे हैं, इन चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी वक्त पर हम रहते हैं। हिंदू तो औरंगजेब को वापस दफना है। चलिए ठीक है रिजवी साहब, विपक्ष जो कि मुस्लिम समुदाय पीटीए की सबसे बड़ी हमदर्द पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी, वो वक्फ को लेकर इस तरह से विरोध कर रही है, फिर आपको क्यों लग रहा है कि वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ है वो एक नए कानून के तौर पर बनकर आया है, वो सही है? देखिए, मेरा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जो सही बात है वो मैं बात कहूंगा। देखिए, वक्फ संशोधन बिल वक्त की जरूरत थी, हालात और जमाने के तकाजे हैं और ज़रूरत के हिसाब से तरमीम और तब्दील होती रही है। और इस गवर्नमेंट से पीछे चले जाइए, कांग्रेस की गवर्नमेंट में 4 से 5 मरतबा वक्फ बिल में संशोधन हो चुका है और खुद संविधान में भी 100 बार संशोधन हुआ। तो जहां जब ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के हिसाब से संशोधन किया जाता है। ऐसे ही ज़रूरत थी वक्फ बिल में संशोधन की, तो गवर्नमेंट ने संशोधन किया और इस संशोधन बिल का हमने अध्ययन किया है, हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि इससे मुसलमानों को फायदा है, आम मुसलमानों को फायदा है, गरीब कमजोर लाचार मुसलमानों को फायदा है, इससे नुकसान नहीं है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो जमीन वक्फ करता है उसको वाकिफ कहते हैं। तो वाकिफ जो थे वो हमारे बुजुर्ग लोग थे। हमारे बुजुर्गों ने जमीन इसलिए वक्फ की थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब कमजोर लाचार यतीम बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाए। तो जबकि वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने भूमाफियाओं और बिल्डरों से मिल करके सांठगांठ करके करोड़ों रुपए की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया था, लीज पे दे दिया था। लीज का क्या सिस्टम था मैं अभी बताऊंगा आपको। तो वहां पर जब लीज पे दे दिया गया, नाजायज कब्जे हो गए वक्फ बोर्ड की सांठगांठ से, तो करोड़ों की जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, शानदार होटल बन गए, आलीशान बिल्डिंगें बन गई। ये तमाम हो करके, और आप समझ लिए कि वो जो करोड़ों रुपए की आमदनी थी, तो वो जो बिल्डिंग है वो हमारी कौम बड़ी सीधी सादी बहुत भोली भाली है, वो बहकावे में उकसावे में आ जाती है। यही वजह है कि आज आप जो देख रहे हैं वो भी मुख्तसर लोग हैं, बहकावे में आ गए हैं, भोली भाली जनता को बहकाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी एक तरह से देखा जाए तो कई पॉलिटिकल पार्टियों का कब्जा है। ठीक है रिजवी साहब, मैं आऊंगी आपके पास। आरिफ साहब,
मुस्लिम समुदाय में भी दो पक्ष देखने को मिल रहा है। अभी आपने रिजवी साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि हम तो इसके पक्ष में हैं, बहुत सारी अनियमितताएं थी इस कानून में जिसको संशोधित किया गया है, बदलाव करना बेहद जरूरी था। करोड़ों का मुनाफा होता था जमीनों से, जहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, तमाम चीजें बन रही हैं, लेकिन लीज 1 रुपया, 100 रुपया, 99 रुपए ये लीज जा रहा था। फिर तो इनमें संशोधन होना बनता भी है, पारदर्शिता जरूरी भी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे सांप है मिल्लत की आस्तीनों में, अगरचे सांप है मिल्लत की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जनाबे रिजवी साहब की बात का जवाब है। सुनिए आरिफ साहब सुन लीजिए, पूरी बहस में मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, समझ लीजिए। अगर इल्जाम लगाएंगे आप इल्जाम लगाएंगे तो मैं पूरी डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगा। ये गलत बात है। आप बुजुर्ग आदमी, आपका हम एहतराम करते हैं, मगर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। बहुत अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, आप गाली मत दीजिए। देखिए आप गाली मत दीजिए आरिफ साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप गाली मत दीजिए मुझे बैठ करके। ये गलत बात है आपकी, आप इल्जाम नहीं लगाएंगे, बहुत अंतर्राष्ट्रीय नहीं कर सकते। जिसका मुस्तहक है उसको ये कहा जाए। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। सुन लीजिए, फिर मोहतरमा सुन लीजिए, मैं ये आरिफ साहब नहीं बोलेंगे। मीर जाफर हैं, आरिफ साहब मीर सादिक हैं, ये मुसलमानों के गद्दार हैं। ये आरिफ साहब मुसलमानों के गद्दार हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, यही जो है खुराफाती हैं। आरिफ साहब ही बवाली हैं, आरिफ साहब गद्दार हैं, आरिफ साहब इस्लाम दुश्मन हैं, आरिफ साहब ही मुसलमानों को बहका रहे हैं। आरिफ साहब अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो सर प्लीज रुक जाइए। रिजवी साहब रुक जाइए। आरिफ साहब आप अपनी बात कंप्लीट करिए, लेकिन सर थोड़ा सा संयम भी रखिए, पर्सनल अटैक मत करिए, मुद्दे पर रहिए, डिरेल मत होइए। आरिफ साहब नहीं, आरिफ साहब से आप तंबीह करिए कि ये इल्जाम नहीं लगाएंगे। नहीं, ठीक है रिजवी साहब, आप नहीं, इनको बोलिए, मैं डिबेट चलने नहीं दूंगा। मैं रिजवी साहब ऐसे तो मत करिए, वक्त खराब मत करिए सर। बाकी पैनलिस्ट भी हैं, कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा है सर। अभी आप कह रहे थे कि ये खूबसूरती है हमारे देश की कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अधिकारों की बात कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार पहले सुन लीजिए सर। मुझे आस्तीन का इन्होंने साहब क्यों बताया? इन्होंने आज आस्तीन का साहब मुझे क्यों बताया? रिजवी साहब रुक जाइए सर, रुक जाइए। आरिफ साहब सर पर्सनल अटैक मत करिए। मैडम मैं पर्सनल अटैक करने का आदी नहीं हूँ। कड़वा सच है, खाली एक शेर से इनको इतनी मिर्ची लग गई, तो अगर पूरी हकीकत खोल के सामने रख देंगे तो क्या आलम होगा। बहरहाल अबे गद्दार, आरिफ गद्दार है, आरिफ तो कौम का गद्दार है। अरे रिजवी साहब मत करिए, ऐसे मत करिए सर, ऐसे मत करिए सर। देखिए हम बिल्कुल अपने चैनल पे नहीं बर्दाश्त करेंगे सर, बिल्कुल नहीं। रिजवी साहब, आरिफ साहब, आप दोनों देखिए बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं आप दोनों से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज ऐसे मत करिए, डिबेट को चलने दीजिए, बाकी गेस्ट भी हमारे साथ हैं। वक्त आप मत देख रही हैं, मैं सर। खामोशी सुन रहा हूँ, ठीक है रिजवी साहब, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। अगर इनको इससे बुरा लग रहा है तो ना बैठे चैनल पे। तुम कौन होते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुमने बुलाया है? तुमने बुलाया है? तुम्हारी औकात है? तुम्हारी क्या औकात है? तुम कौन होते कहने वाले की नेगेटिव है? ये चैनल तय करेगा, तुम नहीं तय कर सकते। तुम नहीं तय कर सकते, चैनल तय करेगा कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। प्लीज ये चीजें मत करिए, आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज ये चीजें मत करिए। नहीं, आप ये देखिए, ये डिबेट जो है, ये डिबेट पूरा देश सुन रहा है इसको, और इस डिबेट में कुत्ता, कमीना और ये सब ऐसी हरकतें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये क्या लगता है कि ये डिबेट कैसी भाषा है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ठीक है आरिफ साहब, देखिए ऐसी भाषाओं का पक्ष इंडिया न्यूज भी नहीं रखता है। इंडिया न्यूज खुद ऐसी चीजों को लेकर पूरी तरह से ठीक है। शब्दों का इस्तेमाल करना है, किसका नहीं करना, ये भी एक सोचने का विषय है। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अपना विचार, अपनी चीजें, अपना पक्ष रख रहे हैं, और उस पक्ष में नहीं, उस पक्ष में बीजेपी प्रवक्ता साहब बोलेंगे ये चीजें ठीक नहीं है।
चलिए जनाबे ठीक है, बीजेपी अभी प्रवक्ता अभी साहब, कोई नहीं सर, कोई इंटरफेरेंस नहीं। आरिफ मैं साहब, आप खामोशी से सुन सवालों रहा का हूँ, जवाब अगला दीजिए। बोला चला जा रहा है। किसी पर सर नहीं, पर्सनल नहीं, आप अटैक मत ठीक करिए, है, मैं आप सभी बात मेहमानों से कीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पर्सनल अटैक मत ठीक करिए। है, वो आरिफ लोग साहब, आप व्यक्ति अपनी हैं, बात कंप्लीट और करिए। जो आप मेरा मैं- सवाल था वो बात बताइए कीजिए, कि बात करने का दो लहजा, दो बात दो करने का धड़ हमें तरीका देखने को मिल बहुत रहे हैं अच्छा मुस्लिम होता समुदाय है और में। करना भी मनोज सर चाहिए। रुक जाइए, हमें मनोज जी, हमें मनोज अपनी जी, बात करने की खूबसूरती होती है ठीक है, कि मनोज बुरा जी, भी एक लगे मिनट और सर, काम एक भी मिनट, लगे। एक मनोज मिनट, जी, मनोज सच जी। बोलने की तो वो रखिए। आरिफ साहब, सवाल मेरा हमने बहुत शुरुआत- सीधा सा है। मुस्लिम समुदाय में बहुत भी दो सीधा सा। पक्ष देखने को मिल रहा है। क्यों ये चीजें हो रही हैं? सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? इस तरह से खूनी प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? मैंने अभी अपनी बात की शुरुआत की थी, आपने कहा दो पक्ष हो रहे हैं। दो पक्ष तीन पक्ष कोई नहीं है। वो लोग हिमायत कर रहे हैं बिल का, जिनके बारे में मैंने अभी आपसे अर्ज किया है। अब दूसरी बात, ये उनका अपना फेल है, वो उनका अपना जमीर है। हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार, वो भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। उस पर बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने गिरोबानों में झांकना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये जो तुम भी झांको संशोधन अपने बिल लाया गिरबान गया, में, तुम भी झांको अपने अरे गिरबान में। आरिफ साहब, मैडम- रिजवी मैडम साहब, अब समझाइए, उन्होंने मैडम क्या ऐसा समझाइए। बोल दिया सर? अब मैडम उन्होंने ऐसा क्या समझाइए, बोल दिया? रुक जाइए मैडम, सर, सुन लीजिए। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, कहने देंगे? ठीक है आरिफ साहब, आप ठीक। बोलिए। अब जहां तक बिल का सवाल है, संशोधन बिल का, जस्ट इमेजिन इट, मैंने आपके भी चैनल पे और कई चैनलों पे बिल आने से पहले इसको जाहिर किया था कि जिसकी नियति न साफ हो, हैं, जो कपड़ों से पहचाने लोगों को, जो कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करे, ठीक, जो कहे कि साहब वो भैंसे खोल ली जाएंगे, जो लब जिहाद की बात करे, जो घर वापसी की बात करे, जो खुले आम ऑन कैमरा हथियार बांटने की और मुसलमानों कत्लेआम की बात करे ऑन कैमरा एज ए सीएम, जस्ट इमेजिन इट, ऑन कैमरे की बात कर रहा हूं मैं। जो ये कहे कि हमारी एक बेटी उठाओगे, हम 10 बेटी उठाएंगे, ऐसे लोगों से क्या आप खैर की उम्मीद कर सकती है मैडम? नहीं की जा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इमेजिन करें आप कि 250 पेज का बिल आप आवाम की बेहतरी के लिए ला रहे हो कोई चीज, और आवाम को आप एतमाद में नहीं लोगे। 250 पेज का बिल 4 घंटा पहले जेपीसी को दिया जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल कि वो आदमी, और उसको हेड कौन कर रहा था? जगदम्बा पाल, एक दिन का सीएम, उनको उसको उस जेसीबी को हेड कर रहे थे, और 4 घंटे में 250 पेज का बिल उन्होंने पढ़ लिया। ये इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? उनकी तमाम दफाएं ऐसी है, तमाम दफाएं उसमें ऐसी है जो संविधान की दफा 16, 19, 21, 25, 26 की अवहेलना है, संविधान की अवहेलना है। और उसके बाद आप बिल की तारीफ और तारीफ कर रहे हो, हैं? ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की जस्टिस है, कहाँ का संविधान लागू कर रहे हो आप? कौन सी तारीफ और हिमायत और मुसलमानों की बेहतरी की बात कर रहे हो? जिसको मुसलमानों के हिजाब से नफरत हो, ऐसे आदमी से, ऐसे सिस्टम से आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मुसलमानों की वो बेहतरी की बात करेगा। दूसरी चीज ये कि इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बोर्ड अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, बीजेपी ही नहीं, पिछली तमाम सरकारों ने के ही नुमाइंदे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं। तो जो कुछ भी वहां हो रहा था, जो कुछ भी घपले हो रहे थे, उसका जिम्मेदार डायरेक्ट वे में वो सरकारें हैं कि नहीं है जिन्होंने उनको अपॉइंट किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि 78 सालों से, पिछले 78-69 सालों से आप मुसलमानों का शोषण कर रहे हो, उनके ऊपर जुल्म जाती कर रहे हो, अभी भी आपके होश नहीं आया, अभी भी पेट नहीं भरा। ये आखिरी है, ताबूत में आखिरी कील है जो इन्होंने ठोका है। आरिफ साहब, अब देखिए 78-69 सालों से तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, उसके पहले भी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस ने भी इस बिल में संशोधन किया, तब इस तरह की चीजें नहीं आई। तब तो बेतहाशा शक्तियां दे दी गई थी वक्फ बोर्ड को। मैडम व्हाट आई एम सेइंग यू नो वेरी वेल। मैंने सिर्फ बीजेपी को नहीं कहा है, मैंने इसीलिए 78 साल का जिक्र किया है कि पिछले 78 सालों में अगर आपको ये लगा कि वक्फ औकाफ की प्रॉपर्टीज, अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता साहब भी एक वक्त में दो बात कह रहे थे, एक तरफ तो ये तारीफ भी कर रहे थे, दूसरी तरफ ये खुद फरमा रहे थे कि तमाम औकाफ की प्रॉपर्टी को लोगों ने कब्जा कर रखा है और उन्हें पोली बेच रखा है, ये खुद फरमा रहे थे, और ये फैक्ट है। ये इसमें कौन है जिम्मेदार? चलिए ठीक है सर, अब जवाबदेही तय होगी। ठीक है आरिफ साहब, अब होनी चाहिए ना। और जस्ट मिनट प्लीज, एक सेकंड और सर, बस 1 मिनट में कंप्लीट करिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मुझे उनका भी रुख करना है, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं हर चीज का ख्याल रखते हुए अपनी बात कहता हूँ। दूसरी चीज ये
कि जो जिम्मेदार है औकाफ की प्रॉपर्टी को बेशुमार उसका गलत इस्तेमाल या माफियाओं का कब्जा, और इवन दे सरकारें औकाफ की प्रॉपर्टी बैठी हुई हैं, तो कम से कम उनको तो सजा दो। आप क्यों नहीं चेयरमैन को आप चौराहे पे लटकाते हो? वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों को आप क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उनकी प्रॉपर्टी का ऑडिट क्यों नहीं? ठीक है आरिफ साहब, आपके इसी सवाल के साथ में, ठीक है, आपके इसी सवाल से मैं बीजेपी प्रवक्ता से भी सवाल पूछूंगी इसी सवाल का, लेकिन पहले राजनीतिक विश्लेषक राजेश मौर्य जी, अगर कोई हिंदू ट्रस्ट जमीन पर दावा करता है तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर बात वक्फ बोर्ड की कर ले तो वक्फ बोर्ड केवल नोटिस देता है और फिर वो जमीन उसकी। जी, ये रहा तो है, निश्चित तौर पर देखिए कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। अभी मैं सभी प्रवक्ताओं को, साथियों को सुन रहा था, एक सबसे बड़ी बात है कि समय के अनुरूप चीजों में बदलाव, जो निगेटिव चीजें हैं या जिसका मिसयूज हो रहा है, कहीं न कहीं सुधार के लिए हमें प्रयास करना जरूरी होता है। लेकिन प्रयास करना भी चाहिए, और जिस तरीके से है कि इस तरीके से वो रिजिड न हो, इतना कड़ा कानून न बने जिससे सामने वाले को रिलीफ ना मिल सके। तो ऐसे नियमों में बदलाव जरूरी है, संशोधन जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी भी तय करनी होगी, जिसकी मुझे लगता है कि इस पूरे बहस में लगातार लंबे समय से ये चल रहा है और बड़े फुर्सत से ये हो रहा है कि कहीं न कहीं जिम्मेदारी का जो गुण है जिस पे देना चाहिए, जिसकी वजह से, जैसे अभी रजवी साहब ने भी लगाया आरोप कि बहुत सारे वक्त की प्रॉपर्टी पर जो है बहुत सारे माफिया गुंडे और उस तरीके से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस पवित्र उद्देश्य के लिए वक्त की जमीनों को लोगों ने दान दिया था, पुरखों ने दान दिया था, उसका जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो इसके लिए जो आरिफ साहब की बात का मैं समर्थन करता हूं कि चेयरमैन या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके ऊपर निश्चित तौर पर इस कानून में भी प्रावधान होने चाहिए, और वो भी जरूरी है कि ताकि जो है एक जो विश्वास बहाली है वो भी हो सके। तो बदलाव जरूरी है, संशोधन भी जरूरी था जहां चीजें गलत हो रही है, जिनका मिसयूज, जिन धाराओं का मिसयूज करके ये सब चीजें की जा रही है कि करोड़ों की जमीन का एक छोटा सा मुआवजा ले रहे हैं या दूसरे की जमीन पर रख लिए जिसपे कि आपको कहीं अपील करने का अधिकार ना हो, तो ये बेसिक प्रावधान जरूरी है। लेकिन इन प्रावधानों में एक चीज और नजर आ रही है, कहीं ना कहीं यकीनन कि जो गरीब, कमजोर, पसमानदा मुसलमान हैं उनके लिए भी बहुत फायदे की चीजें हुई हैं, लेकिन चूंकि धाराएं, उपधाराएं और कई सारे नियम कानून इसमें बने हुए हैं और एक लंबा चौड़ा प्रावधान है, तो क्या सारे प्रावधान उस तरीके से हैं? इन पर भी हमें जरा सा सोचना और चिंतन करना पड़ेगा, और कहीं न कहीं उनमें भी कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके मिसयूज की संभावना अभी भी बनी हुई है, या जो एक डर है, जो कुछ लोगों का डर बना हुआ कि सरकार की जो नीयत है और जो मंशा है क्या वो सही है। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं सीए, एनआरसी और विभिन्न ऐसी चीजों की, तो कहीं न कहीं लोगों में एक मन स्थिति ये बनी हुई है कि कहीं इस वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका भी कहीं सरकार दुरुपयोग न करने लगे अपने चहेतों को बैठा करके, जबकि पहले भी ये सरकार ने ही कानून बनाया, उसका नियंत्रण पहले भी रहा है। सरकार और नहीं, इस बार अन्य जो है 2 और गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी जो है सदस्य बनाने की बात है। तो इन सभी चीजों पे ये जरूर बात उठेगी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भी तो दंडित करने का प्रावधान हो, ताकि जिस उद्देश्य के लिए दिया गया वो भी ना हो, और जो वक्फ की अगर कोई ये कहे कि हम अंगुली यहां रख दे रहे हैं, जो ऐसी बातें कही गई, अब उसमें कितनी सत्यता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कभी प्रवक्ता साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने, भाजपा की सरकार ने खुद ही फाइल किया है, उन्होंने एफिडेविट दे करके ये बात रखी है। तो इसको भी देखना पड़ेगा कि केवल अफवाह न फैलाई जाए हर जगह वक्फ वास्तव में कब्जा किया है। कुछ घटनाएं हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वो बड़े एक दायरे में है या छोटी मोटी घटनाएं हैं, उनको हमें देखना होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय जिसे जनता को आंदोलित जो करने की कोशिश, सियासी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, चर्चा होनी चाहिए, अच्छी हुई, लंबा डिबेट भी हुआ, इस बात के लिए भी साधुवाद लोगों को कि ये चीजें चली हैं। लेकिन एक चीज है कि आम जनमानस में जो बरगलाने या उकसाने की बात है या उन मुद्दों पर चिंता और चर्चा करने की बात, बरगलाया तो जा रहा है ना राजेश। अब देखिए शिया धर्मगुरु हैं मौलाना कल्बे जवाद, जिनकी तरफ दोनों चीजें चलनी चाहिए, दोनों उनके नेतृत्व में आज इतना प्रदर्शन हुआ है, कुछ लोग लोग ये भी बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं। तब भी जिस अनुपात में आबादी है, और ये सबसे बड़ी बात की भावनात्मक मुद्दा हो गया, समझिए ना, जो तथ्य और आंकड़े और इसका होना है उसके बजाय इसका जो दुरुपयोग हुआ है, इसका जो सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ वो इस बात पर आके हुआ है कि जो मंशा रही है कि भावनात्मक रूप से लोगों को भड़काने की कोशिश,
लेकिन जो डिबेट होना चाहिए या जो जनता में मैसेज जाना चाहिए कि वास्तव में बदलाव क्या क्या हुए और किन किन बदलावों से क्या क्या सकारात्मक परिणाम आने। अगर कहीं डर है तो उन पर बात कर सके, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो लेकर के लोगों के बीच में ये बात आए। इंटेलेक्चुअल्स की भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी से इन चीजों को, कि पूरा का जनता है, जो आम जनमानस है, उनके अंदर असमंजस की स्थिति ना हो और जो सियासी चीजें हैं वेटेज लेने का प्रयास होगा। चलिए ठीक है, लेकिन उसे हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस बिल को समझ सकते हैं और केवल भावनात्मक विद्वेग में आकर के हम ऐसे कृत्य न करें जिससे कि समाज और लोगों का नुकसान हो। और यद्यपि ये पूरा कानून बन चुका है, अब इतना आसान भी नहीं होगा चीजों को वापस लेना, लेकिन हाँ, अभी भी जो चूक रही है, जिन पे अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं, उस पे उदारता पूर्वक, ध्यान पूर्वक चिंतन करना पड़ेगा। सरकार को भी चिंतन करना चाहिए कि अगर किसी पहलू पर बात उठ रही है, क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो समस्या का समाधान करो, भरोसा मेंटेन करे। सबसे बड़ी समस्या मैडम जी ये आ रही है कि भरोसे की समस्या जो आ गई है, वो सबसे बड़ा पहलू आ रहा है। और अगर सरकार भरोसा करके ऐसे कानून को लाती और ढंग से करती, तो हमें लगता है कि तब इतनी असमंजस और जिसका जो अफवाह बना करके या लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, वो बहुत कामयाब नहीं हो पाती। ठीक है, और अभी भी जाने आम जनता अभी भी सड़क पे नहीं आ रही है, केवल कुछ वर्ग ही सड़क पे आ रहा है। अभी आम जनमानस, गरीब, कमजोर तबका नहीं आ रहा है। राजेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज जी, देखिए अभी आपने तमाम प्रवक्ताओं को भी सुना होगा, आपने आरिफ जी को भी सुना, आपने रिजवी साहब को भी सुना। रिजवी साहब इसके पक्ष में हैं, आरिफ साहब कह रहे हैं कि सिर्फ चंद लोग हैं जो खुश हैं इन चीजों को लेकर, और विपक्ष की तरफ से तो ये भी आरोप लग रहा है कि वो चंद लोग बीजेपी के ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। खुश तो पूरा देश खुश है, पर लेकिन जो विपक्ष के सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो विपक्ष के साथ जो सहयोग करने वाले लोग हैं, वो रोड पर है। आप ये देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में, आप मुझे बताइए कि कहाँ कोई प्रदर्शन या कहाँ कोई चीजें, ठीक है लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को विरोध करने का अपना अधिकार है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये प्रदर्शन इतना उग्र क्यों हो रहा है मनोज जी? कहाँ आप बताइए, मुझे बताइए क्यों हो रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश में मुझे एक जगह बता दीजिए कहाँ उग्र हो रहा है। आप ठीक है भाई, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है और रखना भी चाहिए। ये सरकार की, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक एक चीज को जहां ये समझना चाहते हैं, जहां इनको डाउट है, वो डाउट क्लियर हम करेंगे। आप बताइए तो सही। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 14-14, 16-16 घंटे देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहस हुई और हर व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा, चीजें हुई, और उसके बाद ये बिल पास किया गया। ऐसा तो नहीं था, हम लोग बहुमत में थे, हम चाहते तो इसे आधे घंटे में पास कर देते, पर नहीं, हर व्यक्ति का अपना पक्ष सुना गया, चीजें रखी गई। उसके बावजूद जब संविधान संशोधन किया, उसके बाद कानून बना। और अभी भी आपके पास सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता है, आप जाइए और गए वहां पर, और अगर सरकार से कोई गलती हुई है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई ना कोई निर्णय आप जरूर देगा। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, कहिए, पर लेकिन बिना खून खराबे के, कानून के दायरे में रहकर आप किसी भी के बहलाने में, फुसलाने में या किसी के कहने में आप ऐसी कोई हरकत करें जिसके लिए आपको भुगतना पड़े, तो वो चीजें ठीक नहीं है। ठीक है आशीष साहब, जब कोई हिंदू मंदिर, कोई हिंदू ट्रस्ट जब किसी जमीन पर दावा करती है तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, लेकिन ये चीजें वक्फ के लिए नहीं थी। कोई भी हिंदू मंदिर जब ट्रस्ट का एक एक पैसा ऑडिट करती है, उसको ये पूरी चीजें पारदर्शिता के साथ दिखानी पड़ती है सरकार को, लेकिन फिर भी ये चीजें वक्फ बोर्ड के साथ क्यों नहीं? ये एग्जेम्पशन वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि एग्जेम्पशन थी, कुछ चीजें हैं जो भ्रम में हैं। पहली चीज तो यही है कि सबका साथ सबका विकास, 240 सांसद हैं, एक भी मुसलमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और भ्रम फैलाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आगे है। अभी लोगों को यही नहीं पता है कि जो वक्फ बोर्ड है वो एक तरीके से कस्टोडियन होता है, और वो लैंड, अभी सब लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के इनके पास इतनी सारी जमीन है, तो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कोई तलवार निकाल के जमीनें कब्जाई हैं। जो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दी हैं, उससे वो जमीनें बढ़ती चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं, और जो उसमें अपॉइंट होते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और बाकी सीईओ, वो तो जो सरकार होती है
जिस प्रदेश में वो वही अपॉइंट करती है। तो यानी जो पिछले 8 साल से 9 साल से यहाँ पे अनियमितताएं हो रही हैं या हो रही थी, तो वो तो आप ही के द्वारा अपॉइंट किए हुए लोगों से हो रही थी। तो ये तो आप ही ने जिन लोगों को अपॉइंट किया वही कर रहे थे ना। उसमें मिसाल के तौर पे वसीम रिजवी, जो जब फंसने लगे तो उन्होंने एक ड्रामा शुरू कर दिया कि मैं अब हिंदू बन गया हूं, और वो बच गए उस ड्रामे में। तो ये इस तरीके का एक भ्रम था, और ये एक भ्रम की जिस चीज पे हाथ रख दिया वो मेरी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो फिर पूरा हिंदुस्तान उनका हो चुका होता अब तक। ताजमहल भी उनका हो गया होता, रेड फोर्ट भी उनका हो गया होता, और राष्ट्रपति भवन भी हो गया होता, सब कुछ उन्हीं का हो गया होता अगर ऐसे ही तो हो रहा होता। चतुर्वेदी साहब, आपको शायद आपको पता होगा कि ताजमहल के ऊपर भी उन्होंने कहा, जानकारी ठीक है, अभी भ्रम किससे फैलाते हैं आप मेरी बात आएगी तब कहिएगा। ये भ्रम किससे फैलाते हैं आप, मैं आपको बहुत ज्वलंत उदाहरण दे देता हूँ कि देखिए उन्होंने, आपने सुना होगा कि इन्होंने गाना शुरू किया कि धारा 370 हट गई। आपके चैनल पे बैठ के बोल रहा हूं, क्या वाकई में धारा 370 हट गई है, खत्म हो गई है? जो भी पढ़ा लिखा आदमी है वो जानता है कि धारा 370 एक, जिसका जो क्लॉज 1 है वो आज भी बरकरार है। जो सब क्लॉज थे वो इन्होंने हटा दिया और दिया कि धारा 370 हट गई है। धारा 370 का क्लॉज 1 ये डिफाइन करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है अलग उस सारे प्रावधान रखने के लिए, वो तो बरकरार साहब। लेकिन इन्होंने गाना शुरू कर दिया कि हमने धारा 370 ही हटा दी। कहां हटा दी आपने? जो पढ़ा लिखा आदमी है अभी भी गूगल कर ले, पढ़ ले, या कोई का जानकार वकील होगा बता देगा इनको। तो झूठ, इन्होंने संशोधन किया कि आप जमीन खरीदते हैं, और जमीन जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले किसने लेकिन आशीष साहब अब आप मुझे ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी तो क्या कभी आपने वक्फ की शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश की? वक्फ की शक्तियों को कभी कंट्रोल करने की कोशिश की? नहीं, आप एक चीज और देखिए, अभी इन्होंने एक दिलचस्प बात रखी, वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, जैसे हिंदू टेम्पल्स में ट्रस्ट होते हैं उसी तरीके का इक्विवेलेंट है, उसी का एक। लेकिन उस ट्रस्ट को तो अपने एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है ना, तमाम जो ऑडिट होती है उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो सरकार के सामने पेश करनी पड़ती है, लेकिन वक्फ के साथ तो ऐसा नहीं है। बात तो कह लूं, जब इन्होंने उसमें 2 जो मुस्लिम नहीं होंगे वो लोगों को रखने का प्रावधान रख लिया। अब यहां ये सोचना चाहिए कि आप हिंदू मंदिरों में जो ट्रस्ट है उसमें 2 मुसलमानों को रखने के लिए राजी हैं? क्या आप राजी हैं? ये सरकार जो ये कानून ला रही है कि क्या आप हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में 2 मुसलमानों को रखने के लिए राजी हैं? वहां तो आप राजी नहीं होंगे, लेकिन आप ये अपेक्षा करते हैं कि नहीं, मुसलमानों का जो ट्रस्ट है उसमें हम 2 हिंदू जरूर रखेंगे। ये कैसी मानसिकता है आपकी? ये आपकी घृणित मानसिकता को बिल्कुल साफ दर्शाता है कि आप चाहते हो कि आप असल मुद्दों से, जैसे चाइना ने जमीन कब्जाई, जैसे आज देश की करेंसी 1 रुपया भूटान के बराबर आ गया है, ये आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आशीष। जब आपकी सरकार थी आपने वक्फ की शक्तियों को लिमिट किया, लिमिट में रखने की कोशिश की, तब तो बेतहाशा शक्तियां दे दी गई थी वक्फ को। ये बेतहाशा शक्तियां पता नहीं कौन सी हैं कि जो आज जो भाजपा जो है इसको गान करती रहती है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कितने हजार केसेस जो है कोर्ट में पेंडिंग है। अगर आप वक्फ के खिलाफ कोर्ट में जा ही नहीं सकते थे तो ये हजारों केसेस कोर्ट में पेंडिंग कैसे हैं? ये तो बताइए देश को, आप ही बता दीजिए कि कितने हजार केसेस हैं, गूगल कर लीजिए। वक्फ के खिलाफ कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट में? तो अगर आप वक्फ के खिलाफ जा ही नहीं सकते तो ये चले कैसे गए? आप मुझे ये बता दीजिए। मनोज जी जवाब दीजिए। देखिए, आशीष भाई की मजबूरी है, क्योंकि आशीष भाई जिस पार्टी को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, उस पार्टी के गाइडलाइंस हैं और उस गाइडलाइंस में बोलना होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष भाई, और यही इनका एक तरीका है। इन्हीं के नेता हैं जो किसी को गद्दार बोलते हैं और किसी को कुछ बोलते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज देश में आग कौन लगा रहा है? आज समाजवादी पार्टी। आज रामजी लाल सुमन के उस बयान को लेकर आप देखिए कि क्या हालत हो रही है पूरे प्रदेश में। तो ये चीजें ठीक है, पर लेकिन आप पार्टी के नेता ने उसकी सुपारी भी दे मारने की। अब देखिए, अब ये नई बात लेके आ रहे हैं, पता नहीं कि सुपारी, अब ये तो अंदर की ये सब बातें। चलिए ठीक है मनोज जी जवाब दीजिए, उसके बाद में सीधे रिजवी साहब पर मेरे साथ डिबेट पे बैठिएगा, थोड़ा सा ज्यादा जानकारी लेके बैठिएगा। नहीं, जानकारी तो मैं नहीं वो बात ठीक है, पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड के
जहां पर अब क्यों आप ये बताइए कि क्यों दूसरे धर्म के व्यक्ति को वहां पर नहीं रखा जा सकता, या क्यों आपके बोर्ड का ऑडिट नहीं क्यों आप मंदिर में ट्रस्ट में रखने को तैयार हैं मुसलमानों को? आप देखिए, चलिए ठीक है मनोज जी रुक जाइए रिजवी साहब आप बता दीजिए, आप रखने को तैयार हैं तो बता दीजिए। नहीं नहीं, तो मंदिर बिल्कुल मंदिर के हर मंदिर का ऑडिट होता है, हर मंदिर को सरकार का नहीं हर मंदिर को सरकार का नियंत्रण है, हर मंदिर का ऑडिट होता है। आप किसी भी मंदिर को उठा के देख लीजिए। आपके मोदी जी ने तो अपना मेरा मानना ये राजनीति करने में हम तब तक न चले जाए कि हमारे देश की स्थिति खराब हो जाए। चलिए ठीक है मनोज जी और आशीष जी रुक जाइए रिजवी साहब से मेरा सवाल है। रिजवी साहब, अब ये जो लड़ाई अब ये हिजबुल्लाह तक पहुंच गई है, हिजबुल्लाह की एंट्री हो रही है इन चीजों को लेके, वक्फ को लेके। अरे रुक जाइए आशीष जी, मनोज जी अब रुक जाइए, सर रुक जाइए, अरे रुक जाइए। आपसे ये बहुत जरूरी बात है जो देश के लोगों को पता होनी चाहिए कि अंबानी का जियो 10 साल से बीएसएनएल के टावर इस्तेमाल कर रहा था और अभी तक मोदी जी की कृपा से एक बिल तक नहीं दिया गया है कि भैया 10 साल से जो है बिल तो दे दो। अरे वक्फ पर आ जाइए आशीष साहब, वक्फ पे आ जाइए, अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब कहाँ चलिए ठीक है, रुक जाइए आशीष रुक जाइए। रिजवी साहब वक्फ की लड़ाई हिजबुल्लाह पर क्यों आ गई है? अरे रुक जाइए आशीष जी, सर रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है रिजवी साहब जी, देखिए जो एहतजाज हो रहा है और वो लोग अगर फिलिस्तीन का झंडा या हिजबुल्लाह या हमास का झंडा लहरा रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं अभी आपको एहतजाज की बात करूं, जो आप जिस एहतजाज की बात कर रही हैं, तो देखिए कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों को गुमराह किया, बहकाया। जैसे आपको याद होगा 2019 और 20 में सीए कानून जब आ रहा था तो उस वक्त भी इसी तरीके से जबरदस्त एहतजाज हुए पूरे देश में, और इतना बड़ा एहतजाज हुआ कि शाहीन बाग का महीनों का धरना तो तारीख का हिस्सा हो गया है। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अगर सीए कानून लागू हो गया तो मुसलमानों की शहरियत को, नागरिकता को छीन लिया जाएगा। आज देखिए 4 साल से ज्यादा का अरसा हो गया सीए कानून को लागू हुए, मगर कोई भी नहीं बता सकता है, पूरे भारत में करोड़ों मुसलमानों में कोई भी नहीं बता सकता किसी एक मुसलमान की भी शहरियत नहीं छीनी गई है, कोई भी नहीं साबित कर सकता। ये तो कानून सीए नागरिकता शहरियत देने वाला कानून है, ये लेने वाला नहीं कानून था। ये उस वक्त भी लोगों को, मुसलमानों को गुमराह किया और डरा दिया कि शहरियत छीन ली जाएगी, इसलिए मुसलमान जो है वो रोडों पे उतर आए। अभी वैसा ही फिर ये वाला माहौल फिर वक्फ वाले मामले में तैयार किया जा रहा है, लोगों को रोडों पे उतारा जा रहा है और एजिटेशन हो रहे हैं। अब देखिए आपने उस वक्त जब सीए पर एहतजाज हुआ था तो इतना उग्र प्रदर्शन हुआ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें चली गईं, सैकड़ों लोग जेल चले गए और सैकड़ों लोगों की जमानतें हुई और सैकड़ों लोग अभी भी जेल में हैं। वो जो नारा लगा रहे थे कि मुसलमानों की गुमराह किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी इसमें अपना फायदा देख रही है, गुमराह किया जा रहा है। ठीक है आरिफ साहब, क्या आप इन चीजों को सपोर्ट करेंगे कि जिस तरह से हिंदू ट्रस्ट पे, हिंदू मंदिरों का जो ट्रस्ट है उस पे सरकार का कंट्रोल है, तो क्या इसी तरह से वक्फ बोर्ड की ऑडिटिंग भी सीएजी से करवाई जाए? दामन पे ना कोई छींट, खंजर पे ना कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि कमाल करे हो। मैडम, हमारे आशीष जी अभी फरमा रहे थे, अफसोसनाक पहलू ये कि जब कोई भी हो, अली आरिफ हो, आशीष जी हो या कोई और साहब हो, अगर आर्गुमेंट बेस्ड बात कोई करेगा तो उसको ना सुना जाएगा, ना उसको अहमियत दी जाएगी, ना उसकी तारीफ और तारीफ होगी। आशीष जी हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारा वकालत कर रहे हैं, लेकिन वो एक फैक्ट रख रहे हैं, उस फैक्ट पर थोड़ा सा ध्यान देने की तकलीफ करें। जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, इसी पे आ जाइए आप, जो अभी आप फरमा, जो आपका सवाल है वक्फ बोर्ड पर में, मुस्लिम वक्फ बोर्ड मुसलमानों की प्रॉपर्टी का निगरां या वो निगरां कह लें, उसमें आप गैर मुस्लिम को रख सकते हो, ठीक, बहुत अच्छी बात। हिंदू प्रॉपर्टी या हिंदू वक्फ बोर्ड या हिंदू मंदिरों का ट्रस्ट, उसमें मुसलमान रखना तो दूर की बात रही, दलितों को रख के दिखा दे आप, उनको आप हिंदू मानते हो कि नहीं ये तो तय कर लो आप।
दलित नहीं है, नहीं, आदिवासी दलित है, दलित दूसरे कहाँ धर्म के नहीं लोग है, हैं। नहीं नहीं। जनाब 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 प्लीज आरिफ प्लीज साहब, देखिए आप देखिए आपको अभी पता है, अभी हमको अभी आप- मैं ठीक है नहीं सर, नहीं देखिए आपको ठीक है, आप- ठीक है, देखिए ये वक्त की मुनासिब कमी नहीं है हमारे ये पास। मुनासिब सबसे नहीं एक है फाइनल प्लीज। कमेंट उसके ये बाद। मुनासिब ठीक है, नहीं है प्रवक्ता जी, ये कतई मुनासिब नहीं चलिए है। ठीक है, ठीक है, क्या राजेश तरीका है, जी ये फाइनल तरीका है कमेंट उस पे। बताइए। अरे सर रुक जाइए, आरिफ साहब रुक जाइए, मनोज जी रुक जाइए, फाइनल कमेंट राजेश। अरे मैं तो रुका हूँ, देखिए सर हमको ना ठीक है समझाइए सर, देखिए प्लीज। वक्त की कमी है हमारे पास, हम वक्त की कमी है, एक एक करके सबसे सवाल लेना है। फाइनल कमेंट राजेश जी, क्या ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट पे सरकार का कंट्रोल, उसी तरह से वक्फ बोर्ड की भी ऑडिटिंग सीएजी से हो, पारदर्शिता हो, जो मुस्लिम समुदाय अपनी जमीन दान दे रहा हो उसको ये जानने का हक हो कि कहां पर संपत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये तो सभी पे अगर सरकार का नियंत्रण है, और अगर क्या है ही है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। ऑडिट करना कोई बुरी बात नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन ऑडिट करने के बाद जो सवाल अभी आशीष जी ने भी उठाया कि वास्तव में इतना होने के बाद भी क्या सरकार की मंशा, सब बात निकल करके आ रही, सरकार की मंशा क्या वास्तव में साफ है या नहीं। तो ऑडिट बेहद जरूरी चीज है। फाइनेंशियल चीजों की ऑडिट होनी चाहिए, मंदिरों की भी होती है, लेकिन बहुत सारी चीजों की बातें सामने नहीं आ पाती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो छुपा लिए गए। तमाम सर्वे, तमाम चीजें सरकार ने पिछले 10 सालों से, 12 सालों से रोकी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो असमंजस, जो लोगों में एक जो मन में एक शंका है सरकार के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति, या जो सरकार की मंशा है, वही सबसे ज्यादा बड़ा कुठाराघात करती है। अन्यथा जो फाइनेंशियल चीजें हैं उनका 100% ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट संसद में पूरा प्रस्तुत होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो रही, इसीलिए लोगों में संदेह उठता है, प्रश्न उठता है कि क्या सरकार की मंशा उचित है, क्या ये करना चाह रहे चलिए, हैं। ठीक गैर है। दो गैर मुस्लिम रखे गए, ठीक तो निश्चित तौर पे एक सवाल उठता है। जैसे महाबोधि मंदिर में भी जो है, आखिर 4 हिंदू रखे गए बौद्धों के अलावा, जब बुद्ध का मंदिर है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बोध गया का, उस जगह पर भी अगर ये रखा गया है, इसलिए वहां के अरे सर मैं तो कह रहा चलिए हूँ कि ठीक आप है दलितों को राजेश रखे जी, दिखा देखिए दीजिए। वक्त कर रहे हमें हैं इतनी इजाजत कि दे वो रहे हैं चीजें सर, नहीं होनी डिबेट चाहिए। को यहीं जिसका है पर उसको मिले, समाप्त ये करना उसका होगा, मौलिक चर्चा को अधिकार यहीं है पर समाप्त हर करना धर्म के होगा। लोगों को। सभी मेहमानों का बहुत जी। शुक्रिया, मनोज पंडित जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, राजेश मौर्य, इंजीनियर अली आरिफ साहब और शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुद्दे का सवाल यह है कि क्या भारत जैसे सेक्युलर देश में, जहां हर धर्म को माना जाता है, हर धर्म के लोग रहते हैं, वहां पर किसी एक धार्मिक संस्था को इस तरह की छूट क्या दी जानी चाहिए? जिस तरह से हिंदू मंदिर के ट्रस्ट को तमाम एक एक पैसे का हिसाब देना होता है, किसी भी जमीन पर दावा करने के लिए कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, तो वैसे में वक्फ बोर्ड को ये चीजें क्यों नहीं करनी पड़ती हैं? पारदर्शिता की बात हो रही है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वक्फ बोर्ड में नया संशोधन भी किया गया है, जिससे कानून बनाया गया है। लेकिन फिर भी चंद लोग ऐसे हैं जिनकी शह पाके मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्हें बरगलाया जा रहा है और फिर उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती हैं। तो फिलहाल मेरे साथ आज बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।